बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट और ये चैप्टर फर्स्ट का 4th वीडियो है। इसके पहले बच्चों 3 वीडियो ऑलरेडी इस चैप्टर का बन चुका है, इसको आप लोग देख भी चुके हैं, समझ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज आपको पता है संसाधन, वह सारी आवश्यकताएं जिसके द्वारा हम लोग की पूर्ति होती है। जितने भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं, गाड़ी, मोटर, ट्रक, बस, आप देख रहे हैं सीट होती है, ये सब किसी न किसी तरह से आपके साधन है, संसाधन है, इसे रिसोर्सेज कहते हैं। और डेवलपमेंट में इनकी क्या भूमिका होती है, यह आप पहला चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप देखिए आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैंड रिसोर्सेज में। लैंड आपको मालूम होना चाहिए अर्थ भाई बहुत बड़ा रिसोर्सेज है। क्या विदाउट लैंड एनी पर्सन्स में present in any other places? So students, that means land is a very very important resources in human being. So today we are going to understand this topic. हम लोग पहले पढ़ेंगे सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। मीन्स लैंड का डिग्रेडेशन, किस तरह से लैंड को धीरे धीरे खराब किया जा रहा है। मीन्स उसकी स्थिति को, उसके वैल्यूएशन को, उसके प्रमुख एलिमेंट को घटाया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। और हम लोग देखेंगे क्या कंजर्वेशन, मीन्स उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, सुधारा कैसे जाए। अगला पॉइंट बच्चों हम लोग देखेंगे सॉइल एज ए रिसोर्सेज। या सॉइल, क्या सॉइल सचमुच एज ए रिसोर्सेज है? सॉइल, लैंड, मिट्टी। अब आप देखिए लैंड और सॉइल, क्या लैंड और सॉइल दोनों सेम है? चलिए आप लोग दिमाग लगाइए, अभी हम आपको बता दें। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, दैट मींस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल हैज बीन प्रेजेंट इन आवर कंट्री। अपने कंट्री के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं ना अभी, तो अपने कंट्री में कहाँ कहाँ पे किस तरह की कैसे सॉइल पाई जाती है, क्या रीजन होता है सॉइल के फॉर्मेशन और चेंजिंग। और टाइप ऑफ सॉइल में सबसे पहले सॉइल हम लोग पढ़ेंगे एल्युवियल सॉइल। एल्युवियल सॉइल के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन दैट मीन्स मिट्टी का कटाव और उसका रुकाव। आप ध्यान से बच्चों समझिएगा, लेसन, चैप्टर, सेंटेंसेस और प्रमुख इसके तत्व आपके समझ में आने चाहिए। आप लोग बच्चों ज्योग्राफी की बुक ओपन कर लेंगे, बुक ओपन करने के साथ वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा। चलिए बच्चों हम लोग आप पॉइंट पे आते हैं। अब आपको देखना है सबसे पहले कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन्स कटाव, मिट्टी के बहुमूल्य महत्वपूर्ण एलिमेंट को हटा देना, हट जाना, वहाँ से रिमूव कर दिया जाना। जैसे किसी मिट्टी की शुद्धता को कम कर दिया जाना, तो उसके कॉजेज क्या होते हैं? डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन के क्या क्या कारण होते हैं, रीजन होते हैं, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है डिग्रेडेशन का? वह होता है बच्चों डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन दैट मीन्स पेड़ पौधे जंगल को अगर आप काटते हैं, धीरे धीरे पेड़ पौधे जंगल अगर कटते जाते हैं तो मिट्टी की वैल्यूएशन और मिट्टी का रुकाव कटता है, मिट्टी कटती है। तो इससे क्या होता है? मिट्टी के डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो बच्चों डिग्रेडेशन का सेकेंड महत्वपूर्ण और क्या कॉज होता है सॉरी बच्चों, वह होता है बच्चों ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होती है? जैसे आप बहुत सारे एनिमल ग्रेजिंग करते हैं और ग्रेजिंग करते हैं तो ग्रास बहुत सारी लगे, तो ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट तो कोई मशीन है ऊपर से ग्रास को ऐसे कट करके खाएंगे। भाई देखिए एनिमल खींच दिए ग्रास को, डायरेक्ट मिट्टी के साथ मान लीजिए ग्रास निकल आई तो क्या होता है? ऊपर मिट्टी के फर्स्ट लेयर के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स वो भी निकल आते हैं। तो क्या होता है? उसके बाद वो भी फैक्टर होता है एक मिट्टी के कटाव का, लैंड डिग्रेडेशन का। और आपने क्या देखा? फॉर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों? माइनिंग। माइनिंग आपको पता है बहुत सारे माइंस होते हैं,
माइंस पे आप क्या करते हैं, माइंस तैयार करते हैं, फिर माइंस के अंदर वहाँ सॉइल्स की एलिमेंट को किस तरह से उसको आप मान लीजिए कोई न कोई तरीके से यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप फिर उसको छोड़ देते हैं तो वहाँ मिट्टी की स्थिति जो उसकी कंडीशन जो फर्टिलिटी होनी चाहिए सो डिस्ट्रॉय हो जाती है, कंटिन्यू फर्टिलिटी नहीं बनी रह पाती है। तो या फिर डिग्रेडेशन का माइनिंग भी एक बड़ा फैक्टर होता है। और ओवर इरिगेशन आप सोचेंगे अरे सर कैसे ओवर इरिगेशन कैसे हो गया, यह भी डिग्रेडेशन है। आप देखिए कहीं कहीं यहाँ पे मान लीजिए कहीं खूब अधिक मान लीजिए खेत की सिंचाई खूब ज़्यादा, भाई सिंचाई तो करना ही पड़ेगा, आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर दीजिए, मिट्टी की स्थिति ऐसी क्या बन जाती है कि मिट्टी का वाटर के साथ कटाव हुआ कुछ मिट्टी निकली और उसके बहुमूल एलिमेंट भी उस पर निकल जाते हैं। कभी कभी बरसात बहुत ज़्यादा हो गई, फ्लड आ गया, उसमें मिट्टी अगर वाटर के साथ फ्लो होके गई उसमें मिट्टी के बहुमूल एलिमेंट भी काफ़ी निकल जाते हैं। तो ओवर इरिगेशन भी इसका एक फैक्टर होता है लैंड डिग्रेडेशन का। और इसके साथ साथ क्या होता है, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारी होती हैं, वहाँ मिनरल्स प्रोसेसिंग मिट्टी के बहुमूल तत्व मिट्टी के को प्रोसेस करके कोई ना कोई केमिकल यूज करके, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सतना में आपके सीमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ क्या होता है सीमेंट बनाने के लिए उसके संबंधित बहुत सारे एलिमेंट्स उसको मिक्स करके और तैयार किया जाता है, फिर बहुत सारा रॉ मटेरियल के रूप में ऐसा निकलता है और वो इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जिसका कि कोई यूज नहीं होता है और वह मिट्टी की फर्टिलिटी उससे खत्म रहती है, मिट्टी उसमें नहीं होती। तो आपने क्या देखा बच्चों, लैंड डिग्रेडेशन। अब आप क्या समझने जा रहे हैं, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन समझने के लिए डायरेक्ट आपको वही करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपको भूख तब शांत होगी भाई अब जब कुछ खाना खाएंगे या कुछ पिएंगे तभी तो भूख कमी होगी। तो आप क्या कर रहे हैं, डिग्रेडेशन, आप कटाव देखें, कमियां देखें, उसी को सुधार दीजिए, इम्प्रूव कर दीजिए, दैट हैज बीन एज अ कंजर्वेशन। चलिए हम आते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले आपने क्या देखा था डिग्रेडेशन में, डिफॉरेस्टेशन दैट मीन्स पेड़ का कटाव, पेड़ के बहुत सारे स्थानों पे जंगलों में अगर पेड़ कट जाते हैं तो वहाँ से मिट्टी की वो गुणवत्ता खत्म होने लगती है, तो उसको इम्प्रूवमेंट किया जाए, पेड़ कटाव के साथ कम किया जाए और पेड़ को वृक्ष को लगाया जाए, एक्स्ट्रा तैयार किया जाए, पहला फैक्टर। सेकेंड कौन हुआ बच्चों, ओवर ग्रेजिंग को सिस्टमैटिक वे में किया जाए। ग्रेजिंग तो नहीं रोका जा सकता, ग्रेजिंग हो, चारागाह जैसा प्लेस हो, लेकिन एक निश्चित प्लेस पे हो, ये नहीं कि हर स्थान पे एनिमल्स ग्रेजिंग कर रहे हैं, लैंड डिस्ट्रॉय हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उसको भी क्या हो कि सिस्टमैटिक वे में हो। आपने पहले देखा था लैंड डिग्रेडेशन तो उसको सिस्टमैटिक वे में कंजर्वेशन हो गया। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, माइनिंग भी बंद नहीं हो सकती, माइनिंग भी होना चाहिए, सिस्टमैटिक वे में हो, माइनिंग हो, लेकिन लास्ट में उसको फिर इस ढंग से मैनेज कर दिया जाए कि आगे चल के किसी न किसी बेस्ट या स्पेशल तरीके से उसके लैंड को, उसके मिट्टी को भी यूज किया जा सके। ऐसा नहीं कि माइनिंग करने के बाद उसे छोड़ दिया गया और ऐसे भी स्थानों पर कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे बच्चों, क्या देखे थे, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन को इम्प्रूव किया जाए, इस तरह इरिगेशन सिस्टम ना किया जाए कि कंटिन्यू डायरेक्ट खूब वाटर फ्लड जैसे लैंड में हो, उसको इस सिस्टमैटिक वे में किया जाए। जैसे आप समझ सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, आप देखिए स्प्रिंकलर्स होता है, तो स्प्रिंकलर्स क्या होता है, उसमें इस तरह का सिस्टम मैनेज किया जाता है कि एक निश्चित वे में उन्हीं स्थानों पे किया जाता है वाटरिंग को, और वाटरिंग को जब एक सिस्टमैटिक वे में निश्चित एक्यूरेट प्लेस पे किया जाएगा तो इस तरह की स्थिति नहीं आती है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आप नहीं कह सकते हैं कि उस प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन हो रहा है और इरिगेशन से डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ लैंड से
इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो रहा है। अब आप देखिए, आपने देखा था मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में उसका भी लैंड का उपयोग होता है, उसको भी आप इम्प्रूव करिए, उस ढंग से मिनरल प्रोसेसिंग सिस्टम हो, लेकिन उसके बाद भी इस प्लेस पे ना किया जाए कि जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय करिए, जहाँ पे थ्रो आउट करिए, वो खुद रॉ मटेरियल तो वेस्ट रहे, जिस स्थान पे थ्रू किया जाए वह प्लेस भी वेस्ट हो जाए, तो उसको भी सिस्टमेटिक एक उपयुक्त प्लेस पे मैनेज किया जाना चाहिए। तो आपने क्या देखा? जो आपने देखा लैंड डिग्रेडेशन है कंजर्वेशन, किस तरह से मिट्टी के कटाव को रोका जाए और मिट्टी का कटाव जो हो रहा है उसको किस तरह से सुव्यवस्थित किया जाए। अगला पॉइंट बच्चों हम लोग क्या देखते जा रहे हैं? सॉइल एज रिसोर्स। सॉइल आपको पता है, सॉइल मिट्टी या रिसोर्सेस से बहुमूल्य कीमती एलिमेंट है। मिट्टी नहीं रहेगी तो कोई भी किसी भी तरह के प्लांट, पेड़ पौधे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी नहीं स्टैब्लिश हो सकते हैं। वी नेवर कैन लिव ऑन इन दिस प्लेस विदाउट सॉइल, सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। विदाउट सॉइल, विदाउट लैंड, वेयर वी विल प्रेजेंट। So students, it is the most and very important resources है। इससे बेस्ट उपयुक्त इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस आप किसको कहेंगे? सॉइल एज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आप देखेंगे इसमें सॉइल के महत्वपूर्ण एलिमेंट, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल आपने देखा है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में आप देखेंगे सॉइल को किस तरह से इस बेस में क्लासिफाई किया जा सकता है, अलग अलग टाइप की सॉइल बताया जा सकता है। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अर्थ की पोजीशन क्या है। अर्थ की मुख्य सॉइल को जो है 4 हिस्सों में बटी है। सबसे टॉप सॉइल जो होती है, टॉप सॉइल, उसमें किस तरह के फीचर्स होते हैं? उसमें इस तरह के एलिमेंट होते हैं कि जैसे आवश्यकता अनुसार कई तरह के उस लेयर में इरिगेशन हो सकता है और फार्मर्स डिफरेंट टाइप का खेती से संबंधित काम कर सकते हैं। मैक्सिमम वर्क इस तरह की क्वालिटी उस लैंड में होती, उस मिट्टी में होती है, जिससे इस तरह के वर्क होते हैं फर्स्ट लेयर में। टॉप सॉइल जिसको आप कह सकते हैं। और सेकंड सॉइल आपकी जो होती है, जिसे सब सॉइल कहा जाता है, जो किस तरह से होती है? वेदर, रॉक्स, सैंड, सिल्ट, क्ले इस मॉडल की होती है, तो उसकी क्वालिटी उससे डिफर्ड होती है। सिल्ट से मिली जुली होती है, सैंड होती है, रॉक्स और क्ले होता है उसमें। तो इस तरह की सॉइल होती है जो सेकंड, सबसे ऊपर लेयर के बाद सेकंड लेयर आपकी जो अर्थ की होती है। इसके बाद अगर थर्ड सॉइल, थर्ड लेयर अगर आप हम डिस्कस करें तो होता है सब स्टोन, सब जैसे वेदर प्रेजेंट रॉक्स मटेरियल्स, उसमें ज़्यादातर रॉक्स मटेरियल, पथरीले, ककरीले, इस तरह के ज़्यादा उसमें पाए जाते हैं। और सबसे डाउन इंटरनल प्लेस जो होता है उसे अनवेदर्ड पैटर्न बेड रॉक्स कहा जाता है। तो उसको इस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे डाउन नीचे वाला फोर्थ आप प्लेस पे कह सकते हैं कि अगर अर्थ के लेयर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाए तो फोर्थ प्लेस पे वह आता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में ये 4 तरह की सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है, जो 4 तरह की सॉइल आपकी मिट्टी में होती है। तो इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सॉइल को किस बेस पे, किस आधार पे अलग अलग स्थितियों में डिवाइड किया गया है, बांटा किया गया है। सॉइल को जानने समझने के लिए कुछ न कुछ बेस होता है, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वेजिटेशन होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो सब फैक्ट होते हैं, रीजन होते हैं, जिस कारण से एक स्थान की मिट्टी दूसरे वेराइटी की, दूसरे स्थान की मिट्टी किसी और फीचर को लिए हुए, एक स्थान पे वीट अधिक प्रोडक्ट होता है, दूसरे स्थान पे राइस अधिक प्रोडक्ट होता है, कहीं पे शुगर कैन होता है तो कहीं पे ज्वार होता है। There are many factors, so different types of crops growing to there. इस सब के बहुत फैक्टर होते हैं, रीजन होते हैं, जिस कारण से अलग अलग तरह के क्रॉप्स ग्रो होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण और मैक्सिमम प्लेस पे जो सॉइल होती है वह होती है एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल के बारे में सबसे पहले सॉइल, फेमस सॉइल जो बोली जाती है
उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो एलुवियल सॉइल क्या होती है? एलुवियल सॉइल वह उस सॉइल को कहते हैं जो इस तरह की सॉइल होती है कि यह मैक्सिमम प्लेसों पे भारत देश के स्थानों पे पाई जाती है और सबसे महत्वपूर्ण सॉइल होती है। मुख्य रूप से इनफैक्ट अगर चर्चा की जाए तो नॉर्दर्न प्लेन्स और टोटल हैज बीन रिलेटेड दिस सॉइल। पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में मुख्य रूप से इसी तरह की सॉइल होती है, ज़्यादातर इस तरह की सॉइल मैक्सिमम रूप में पाई जाती है। अब हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट टू पॉइंट ये समझना चाहेंगे कि आखिर इस सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है, सॉइल तैयार कैसे होती है, इफेक्ट क्या होता है, रीजन क्या होता है इस तरह की सॉइल को तैयार होने का। तो फॉर्मेशन में सबसे पहले इसका कुछ रीजन होते हैं। वो रीजन क्या हुआ? सबसे पहले रोल ऑफ द हिमालयंस। रोल ऑफ द हिमालयंस में आप क्या कहेंगे? हिमालय आपका है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो अपने साइड में जहाँ जहाँ निकलती हैं वो निकलते हुए आगे मिट्टियों को हिमालय से लाते हुए वहाँ की मिट्टी, हिमालय की चट्टानें, वहाँ के अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो रास्ते के होते हैं वो सब लाते हुए आगे फैलाती जाती है। तो वही सब फैलाती जाती हैं और वही मिट्टी आगे जब फैलती है तो वही क्या बनती है? एलुवियल सॉइल के रूप में वह बनती है। और दूसरा फैक्टर क्या है आप कह सकते हैं? दूसरा फैक्टर होता है, दूसरा फॉर्मेशन का रीजन होता है रोल ऑफ डेल्टा। डेल्टा क्या होता है बच्चों? डेल्टा पता है? डेल्टा चलिए आपको हम बताते हैं। डेल्टा कहते हैं बच्चों, जैसे आप देखिए साइड में मान लीजिए रिवर आपकी चलती है, रिवर हिमालय प्रदेश से निकल रही है, रिवर निकल रही है और ओशियन में जाके डाउनफॉल होती है। तो ओशियन में जाने के पहले यहाँ इस प्लेस पे से फैल जाती है और जब फैल जाती है तो लास्ट प्लेस पे हर रिवर नहीं फैलती है, कुछ रिवर के साथ ऐसा से फैल गए, क्योंकि इस प्लेस पे मान लीजिए ऐसा है तो या तो यहाँ से डायरेक्ट यूं ही जाएगी ओशियन में या फिर उसके पहले उस समतल प्लेस से फैल गए और फैलने के बाद यहाँ से अपने साथ जो मिट्टी पत्थर का टीला लेके जाएंगे यहाँ पे से वो भी स्टोर हो जाएंगे और जब स्टोर हो जाएंगे जिस प्लेस इसका रहेगा डेल्टा, इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा बोला जाता है। तो डेल्टा का प्लेस जो होता है या भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पे साथ में उस प्लेसों से जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, रिवर्स साथ में लेके आती हैं कुछ मिट्टियाँ और कुछ कंकड़ पत्थर जो पहाड़ियों से होकर गुजरते हैं, इस प्लेसों पे भी कलेक्ट हो जाते हैं और ये भी एलुवियल सॉइल के रूप में भी फॉर्मेशन होता है। तो यह दोस्तों दो प्रमुख फॉर्मेशन के रीजन हुए। अब हम लोग देखेंगे कि इसका मुख्य रूप से लोकेशन क्या है, प्लेस कहाँ कहाँ पे है सॉइल ज़्यादा होती है। यह सॉइल मुख्य रूप से ज़्यादा कहाँ है? नॉर्दर्न प्लेन एंड कोस्टल एरिया। नॉर्थ साइड का समतल फैला हुआ लंबा मैदान, वहाँ पे इस तरह की सॉइल्स हैं। और कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरिया में भी रीजन वही है कि वहाँ की उस साइड से निकलने वाली नदियाँ वही अगल बगल साथ फैलाती हैं, वही मिट्टियाँ जो है एलुवियल सॉइल के रूप में है। तो आपने देखा क्या बच्चों? फॉर्मेशन और लोकेशन। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट और फैक्टर देखेंगे इस सॉइल के बारे में कि और क्या फैक्टर होता है जिस कारण से सॉइल में परिवर्तन होता है। तो वह होता है बच्चों पेनमोंट्स प्लेन्स। पेनमोंट्स प्लेन्स क्या होता है? या भी एक महत्वपूर्ण एक गुण होता है जिस कारण से मिट्टी को अलग अलग स्थान पे अलग अलग रूप में जाना जाता है। तो पेनमोंट्स प्लेन्स कहाँ होता है? कहाँ? जैसे आप देखिए पहाड़ी क्षेत्र होता है, आप देखें पहाड़ी, तो पहाड़ के डाउन वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ पे पहाड़ से ऊपर के कुछ तत्व ऐसे नीचे आते हैं, यहाँ से भी यहाँ आते हैं। तो ये प्लेस जो है इसको पेनमोंट्स प्लेन्स कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बच्चों इस प्लेस को? इस प्लेस को आप कहेंगे पेनमोंट्स प्लेन्स। तो पेनमोंट्स प्लेन्स ये तीन नामों से जाने जाते हैं, कई नामों से जाते हैं अलग अलग प्लेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में इसे क्या बोलते हैं? यूपी में इसे तराई बोला जाता है। और असम में इसे द्वार से बोला जाता है।
और पंजाब में चोज बोला जाता है। तो पंजाब में चोज, असम में द्वास और यूपी में तराई से बोलते हैं। तो बच्चों आपने समझा, यह पिगमेंट्स प्लेन जो पहाड़ी क्षेत्र से डाउन हिस्से के हिस्से होते हैं, यहाँ पे मिट्टियों की क्वालिटी थोड़ा अलग होती है, गुणवत्ता भी यहाँ अधिक होती है। तो यहाँ पे भी एल्यूवियल सॉइल मुख्य रूप से मिल सकती है, पाई जाती है। अब हम लोग क्या देखेंगे, खादर और भांगर। अब आप देखिए, यह भी मिट्टी की एक फीचर्स है, खादर और भांगर। खादर और भांगर क्या है, आप सोचेंगे अरे सर क्या नई नई चीज़ ला रहे हैं। नई नई चीज़ ने, आप बुक को कंटिन्यू वॉच करिए, आपके बुक में सब कुछ है। तो मिट्टी को बेसिस ऑफ द एज मिट्टी को किस तरह से थोड़ा क्लासिफाइड किया जाता है और उसका फैक्टर क्या होता है, इसको आप ताप से समझ लीजिए। भागर मीन्स भंगार क्या होता है, पुराना सामान जो होता है भंगार कहलाता है। खादर उसके अपोजिट नया। तो भागर एंड खादर। अब आप देखिए, आपको हम समझाते हैं क्या होता है। द खादर सॉइल हैज मोर फाइन particles एंड इज मोर फर्टाइल्स देन द भागर हमने आपको बताया ना, भंगार। और खादर जो है वो फर्टाइल सॉइल होती है, भांगर फर्टाइल उससे कम होती है। द भांगर सॉइल हैज हायर ऑफ खादर नोड्यूल्स देन खादर। क्या होता है, भांगर सॉइल में हायर ऑफ द कंकड़ नोड्यूल्स। भांगड़ में क्या होता है, अरे भंगार है तो कंकड़ पत्थर तो रहेगा। ये देखिए अभी होते कैसे हैं दोनों, भादर और कंकड़ क्या होता है, आप इसको समझ लीजिए। फिर से आप नाम समझ लीजिए, खादर और भांगर। खादर और भांगर, खादर भांगर क्या होता है बच्चों, जैसे देखिए नदियाँ निकलती हैं, नदियों के निकलने के अगल बगल की मिट्टियाँ, भागर जो दूर की उसकी मिट्टी होती है, जो उसके बहाव से बह के दूर जाती है, उसे भागर बोला जाता है। और नदी के करीब के हिस्से को खादर बोला जाता है। आप देखिए, ये आपकी नदी हो गई, नदी के अगल बगल का हिस्सा जो है ये खादर होता है। यहाँ की मिट्टी जो है खादर, और यहाँ दूर यहाँ जो बहाव जाता है ये भागर। तो ये मिट्टी जो है इसकी फर्टिलिटी इसके मुकाबले कम रहती है, ये फर्टिलिटी यहाँ ज़्यादा होती है। तो बच्चों खादर भागर आपको समझ में आ गया होगा। ये भी बच्चों, ये भी मिट्टी के ही और फैक्टर इसका रिवर होता है, रिवर के ही कारण इस तरह की मिट्टी भी बनती है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे लास्ट पॉइंट इसका, एल्यूवियल सॉइल का महत्वपूर्ण फीचर्स, कंटेंट्स ऑफ क्रॉप्स। तो किस तरह के कंटेंट्स इस मिट्टी में होते हैं। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम्स। पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम्स, इस तरह के फीचर्स इस मिट्टी में ज़्यादा होते हैं। जहाँ जहाँ पे मिट्टी होती है वहाँ पे ये क्वालिटी, ये वैरायटी उस मिट्टी में रहती है। यहाँ की मिट्टी में प्रोडक्शन क्या होता है यह भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे शुगर कैन, पेडी, वीट, सीरियल्स, पल्सेस, क्रॉप। शुगर कैन पता है बच्चों, पेडी पता है धान, वीट you know, cereals and pulses crops, such types of crops also to be present mostly to in this types of soil। इस तरह के सॉइल में इस तरह की फसलें ज़्यादा होती है। तो बच्चों हमने आपको देखा इस वीडियो में लैंड डिग्रेडेशन समझा, मिट्टी के कटाव को समझा, कंजर्वेशन समझा, किस तरह के मिट्टी के कटाव को रोका जाएगा, सॉइल रिसोर्सेस, किस तरह सॉइल महत्वपूर्ण रिसोर्सेस है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल, जिसे आप जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं, ऐसी मिट्टी जिसमें जल से युक्त मिट्टी हो, नदियाँ बहा के लेके आए मिट्टियों को, तो उसे जलोढ़ या एल्यूवियल सॉइल मिट्टी भी बोला जाता है। सो बच्चों, अब इसके बाद बाकी का इस लेसन में और महत्वपूर्ण और कुछ मिट्टियों के बारे में, कुछ सॉइल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बच्चों, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय टू ऑल ऑफ यू बच्चों।